Hello dear students, today we will start a new topic from Unit 4. It's third topic of Unit 4. Unit 4 का ये थर्ड टॉपिक है यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर टीचिंग सब्जेक्ट में आपके काम आएगा. इवन आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, नेक्स्ट ईयर में भी आपको ये होगा. सो इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए and make notes. So let's first discuss about the term unit. The term unit has been coined by the Herbert, but literally it was used after 1929, and Professor H.C. Morrison of Chicago University was the main exponent of this approach. Means he was propagator of this approach. Basically ये जो unit plan है ये प्रोफेसर हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है. ये जो शब्द है उनके द्वारा निर्धारित किया गया, उनके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया. और उसके बाद फिर 1929 के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने लगी अप्रोच वाइल टीचिंग इन लर्निंग प्रोसेस में. फिर मॉरिसन जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने इस अप्रोच को टीचिंग लर्निंग में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया. And he emphasized especially for teaching or planning a lesson and teaching a lesson through activities. So let's have the meaning here. A unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities to achieve the purpose educational objectives by providing significant educational experiences that would result in appropriate behavioral changes in the learners. So basically जो यूनिट है वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. पहले इसमें उद्देश्य बनाए जाते हैं यूनिट में, फिर उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान किया जाता है, एंड आफ्टर दैट जब वो डिलीवर हो जाते हैं टीचर लर्निंग प्रोसेसिंग के थ्रू, एक बार आपका लेसन प्लान डिलीवर हो जाता है, एंड आफ्टर दैट यूनिट के एंड पे आप जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको कवर करते हो, एंड यू कैन सी द चेंजेस, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ योर स्टूडेंट. आप उसके बाद आपको सामने जो आपका स्टूडेंट है उसमें उसके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आते हैं. दैट इज़ यूनिट. Okay, now let's talk about the definition given by C.V. Good. A unit is a major subdivision of a course of study, a textbook, or a subject field, particularly a subdivision of social studies, practical arts, or science. It is an organization of various activities, experiences, and types of learning around a central theme. Problem of purposes developed cooperatively by a group of pupils under teacher leadership. It involves planning, execution of plan, and evaluation of results. So अगर हम इसको सिंपल अर्थों में जाने, यानी if you know get it about in a simple language, we can say a unit plan overcomes or overreaches all daily lesson plans with connections among key topics, concepts, skills, and desired outcomes. जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में आपके सिलेबस में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है, सपोज इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस किया होता है, एंड units are given there. So each unit has their own lessons, topics, सब topics, units. उसको जो टोटल यूनिट है उसको सब डिवीज़न किया होता है आगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सोशल साइंस हो या आर्ट्स का या लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपका जो टोटल आपका सिलेबस है उसको यूनिट्स, फिर यूनिट्स के बाद सब डिवीज़न किया जाता है टॉपिक्स के तौर पर, लेसन प्लान्स के तौर पर. देन प्रॉपर हर लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इवैल्यूएशन इज़ देयर, सो दैट पीपल्स और जो टीचर की जो TLP प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो प्रॉपरली सक्सेसफुली हो पाए और एक्टिविटी बेस्ड हो आपकी जो लर्निंग है, एंड और जो उसके बाद जो आउटकम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके फुलफ़िल हो.
and it should also motivate students for further learning. Okay, let's have here another definition. According to Hajma, Hagman, and Peter, a unit can be defined as a purposeful learning experience caused upon some socially significant understanding which will modify the behavior of the learner and enable him to adjust to a life situations more effectively. सो हजमा हैगमैन और पीटर के अनुसार इकाई ऐसा उद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव कहलाया जाएगा जो किसी सामाजिक महत्वपूर्ण समझ के प्रति केंद्रित होकर सीखने वाले का व्यवहार परिवर्तन कर सके और जिससे अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से जीवन की किसी समस्या से तालमेल बिठा सके। यानी कि इकाई एक ऐसा उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन जो हमारी शिक्षा है उसका मूलभूत उद्देश्य है चाइल्ड के बिहेवियर में चेंज लाना, ठीक है, सिविलाइज्ड बनाना और एक अच्छा नागरिक बनाना, सामाजिक प्राणी बनाना, एक समझदार। तो इकाई योजना जो है यानी कि यूनिट प्लानिंग है, इसमें काफ़ी कुछ हेल्प करती है और आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड आपको करिकुलम प्रोवाइड करती है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान। इकाई योजना के कितने प्रकार हैं? बेसिकली इट हैज़ टू टाइप्स, सब्जेक्ट मैटर यूनिट्स एंड एक्सपीरियंस यूनिट। सब्जेक्ट मैटर यूनिट्स यानी कि विषय वस्तु की इकाई योजना, जिसको हम आगे 3 भागों में बांटते हैं। फिर है एक्सपीरियंस यूनिट, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक्सपीरियंस यूनिट यानी कि अनुभव की इकाई योजना। पहले बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर यूनिट्स यानी कि विषय वस्तु की इकाई योजना। पहला इसमें आता है यूनिट बेस्ड ऑन लेसन यानी कि पाठ पर आधारित इकाई योजना। दूसरा आता है द जनरलाइजेशन यूनिट यानी कि सूत्र या फिर सिद्धांत पर आधारित इकाई योजना। थर्ड इज़ द यूनिट बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट और इसको हम मॉरिसन यूनिट प्लान भी कहते हैं। सो मॉरिसन ने जो इकाई योजना बनाई है बहुत फेमस है और वो बेस्ड है आपकी सब्जेक्ट मैटर पर, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर ये आधारित है। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस यूनिट यानी कि आपके अनुभव की इकाई योजना। इसमें आपके सबसे पहले जो इसका टाइप है वो है यूनिट बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपके रुचि पर आधारित इकाई। नेक्स्ट इज यूनिट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स पर्पस, जो बच्चों की आवश्यकता पर आधारित, स्टूडेंट्स पर्पस यानी कि उद्देश्य पर आधारित। थर्ड इज यूनिट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड यानी कि बच्चों की आवश्यकता पर आधारित। सो यूनिट्स को इस तरह से भी हम बांट सकते हैं अनुभव के आधार पर, जिसमें कि पहला आता है बच्चों की रुचियों के आधार पर हम यूनिट्स को, इकाई को बांट सकते हैं। फिर है आपका बच्चों के उद्देश्यों के आधार पर। थर्ड है आपका आवश्यकताओं के आधार पर। तो इस तरह से आप यूनिट प्लान करते समय इस तरह से भी बांट सकते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना के पद या फिर चरणों की हम बात करते हैं। इट हैज़ 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण करना। सेकेंड इज़ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। थर्ड इज़ एसिमुलेशन, आत्मीकरण या आत्मसात करना। फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन या फिर व्यवस्थापन। फिफ्थ इज़ रेसिटेशन यानी कि अभिव्यक्तिकरण अथवा आवृत्ति। अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, खोज करना, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, नया पढ़ते हैं यूनिट में। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन। देन टीचर जो हैं बच्चों को जो कुछ नए, अच्छा एक्सप्लोरेशन में टीचर ये ध्यान रखता है कि बच्चों को पहले से क्या पता है टॉपिक के बारे में। सपोज़ आप बच्चों को कुछ पढ़ाने जा रहे हो, मिट्टी के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, तो आप बच्चों से पहले पीकेटी यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के थ्रू पूछ सकते हो कि मिट्टी हमारी किस काम आती है, मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कितने प्रकार, मतलब जर्नल आप बात कर सकते हो। तो आप बच्चे इसमें ईगर होते हैं, खोज करते हैं कि अच्छा टीचर ने हमको मिट्टी के बारे में पढ़ाना है लेकिन हमें तो इतना ही पता है, अब आगे क्या होगा इस पर।
सो देर इज़ इंटरेस्ट, बट टीचर यहाँ पे बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और उनकी प्रीवियस नॉलेज को देखती है, फिर आगे उनको उस टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. देन टीचर कम्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक. इसमें इनको पाठ्य सामग्री की विवेचना की जाती है, ये आपके सिलेबस में है, ये करिकुलम में है. फिर उसके बारे में बताया जाता है कि इसके कितने टाइटल क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, टाइप्स कितने हैं इसकी, लाइक दैट. देन इसके बाद आता है आपका एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स जब बच्चे पाठ पढ़ने के बाद उसको आत्मीकरण, आत्मसात करते हैं. और यानी कि बच्चे जो हैं, जो उन्होंने कुछ पढ़ा उससे उसको समझने की कोशिश करते हैं. उसको समझने के लिए वो लाइब्रेरी जाते हैं, एडिशनल बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे लैब्स में जाकर टीचर उनको एक्सपेरिमेंट्स करवाती हैं, फील्ड विजिट करवाती हैं, ताकि बच्चों को और अच्छे से आत्मसात हो जाए, यानी कि एसिमुलेट हो जाए, वो अपनी रियल लाइफ में उसको जोड़कर प्रयोग कर सकें. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन या व्यवस्थापन. जब टीचर जो है बच्चों को पढ़ा देता है और उसके बाद जब बच्चों का एसिमुलेशन हो जाता है तो टीचर कोशिश करता है कि बिना किसी टीचिंग एड्स के अब बच्चों से रिकैप्चुलेशन, पूरी चीज़ों के बारे में दोबारा से रिकैप्चुलेट किया जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या इसके यूजेस हैं. एक जनरल टॉक, डिस्कशन. देन लास्ट इज रेसिटेशन, यानी कि अभिव्यक्तिकरण अथवा आवृत्ति, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो एक एक करके अपने शिक्षक या फिर अपने सहपाठियों के सम्मुख जो उन्होंने सीखा है उसको प्रेजेंट करते हैं. वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं. इस तरह से ये जो पूरा सेटअप है यूनिट प्लान का, ये जो सारे स्टेप्स माने जाते हैं, इन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रख के यूनिट प्लान किया जाता है. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ग्राम्स, यानी कि ग्राम्स ने और रिस्क, दोनों ये एजुकेशनिस्ट हुए हैं, इन्होंने अलग अलग स्टेप्स दिए हैं. जैसे अगर हम ग्राम्स की बात करें तो उन्होंने स्टेप यूनिट प्लान के जो, यानी कि इकाई योजना का पहला स्टेप इन्होंने बोला है इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना. प्लानिंग यानी कि नियोजन. रिसर्च यानी कि अनुसंधान. नेक्स्ट इज सेंस, यानी कि अवबोध या फिर परसेप्शन. तो ये स्टेप है. नेक्स्ट जो रिस्क ने बात की है, इनके अकॉर्डिंग बच्चा पहले क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों का चयन किया. टीचर पहले बच्चों के लिए प्रति उद्देश्यों को बनाती है कि ये टॉपिक पढ़ा के मेरे क्या उद्देश्य पूर्ण होंगे. फिर नेक्स्ट इज आपका डिविजन्स ऑफ यूनिट सेक्शंस, यानी कि इकाई खंडों का विभाजन किया जाता है. फिर टीचर यूनिट्स को आगे छोटे छोटे सेक्शंस में बांट देती है. देन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट सेक्शंस, फिर इकाई खंडों का विकास किया जाता है, उसमें कंटेंट शामिल किया जाता है. देन नेक्स्ट इज प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन दी जाती है टॉपिक के रिगार्डिंग. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स, यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर बच्चों को इसमें बताया जाता है, जो अरेंजमेंट है, सीक्वेंस बनाया जाता है आपके टॉपिक्स का. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन, बच्चों का टेस्ट इवैल्यूएट किया जाता है. लास्ट वन इज लिस्ट ऑफ रिलेटेड बुक्स, यानी कि बच्चे इसके अलावा इस विषय से संबंधित किसी और पुस्तकों की बारे में भी पढ़ सकते हैं. संबंधित पुस्तकों की सूची बनाई जाती है. सो ये आपकी पूरी यूनिट में आप देख सकते हैं. आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं या फिर सीबीएसई की जो एचपी बोर्ड की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं आप, वहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी बुक से पहले वहाँ पर पूरा आपको यूनिट प्लानिंग दिख जाएगी. इवन मैथड्स भी उसमें बताए गए होते हैं. लेट्स हैव द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड यूनिट. जब आप एक अच्छी यूनिट प्लान करते हो तो क्या आपका इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए. फर्स्ट इज़ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड. देयर शुड बी प्रॉपर एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस एक्सप्लेन्ड इन योर ईच यूनिट. हर यूनिट में आपका जो लेसन है उसके बिहाफ पर आपकी एक्टिविटीज़ मेंशन्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टॉपिक्स शुड बी क्लब टुगेदर. इफ़ यू फील कि दो टॉपिक्स सेम ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहे हैं
तो ये एक साथ दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 का जो एक टॉपिक है वो आप यूनिट 1 में डिस्कस कर रहे हो और जो उसका सेकंड टॉपिक है वो नेक्स्ट यूनिट में कर रहे हो। सेम यूनिट का सेम टॉपिक एक साथ ही आपको डिस्कस करना है। यूनिट शुड बी पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। यूनिट शुड बी पार्ट ऑफ द सीक्वेंस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टीचिंग नाउन, अगर आप बच्चों को नाउन पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, ग्रामर का टॉपिक है, तो नाउन के जो डेफिनेशन के बाद जो पार्ट्स हैं नाउन के, वो या काइंड्स ऑफ नाउन है, वो आप थर्ड यूनिट में डिस्कस नहीं करोगे, सेम यूनिट में। द यूनिट शुड बी गो इन अ सीक्वेंस। देन ग्रामर की यूनिट एक साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लर्निंग आउटकम शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। एंड जब आप लेसन प्लान और यूनिट प्लान कर रहे होते हो, यूनिट प्लान के बाद जब आप लेसन प्लान उसमें इंक्लूड कर रहे होते हो या टॉपिक इंक्लूड कर रहे होते हो, तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स को वो पूरा करें, ये मेक श्योर करना है आपको। There should be proper objectives, activities, evaluation should be there. Next is should be result of student and teachers cooperative planning. So आपने इंग्लिश में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, टेक्निक्स पढ़ी हैं, अप्रोचेस पढ़ी हैं, उनके बिहाफ पे आपको वो सब कुछ इन्वॉल्व करनी है। कि आप कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी एक्टिविटी यूज़ करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करोगे इंग्लिश टीचिंग के लिए, कौन सी यूनिट के लिए आप कौन सा TLM यूज़ कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जिससे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर हों। और बच्चे के जो हमने ये अर्लियर डिस्कस्ड दैट इट शुड प्रोवाइड चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इससे बच्चों की जो बिहेवियर में चेंजेस आपको क्लियर आने चाहिए, सो दैट टीचर विल get about the student that he or she is learning. At the end you will be able to understand that second language is acquired by the child. बच्चे नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, फ्लुएंसी आई है, लाइक दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट अप्रोच और प्लान। क्या क्या प्रिंसिपल्स, यानी कि किस सिद्धांतों के आधार पर आप जो यूनिट बनाते हैं उसको आप ध्यान में रखोगे। जब आप कुछ भी काम करते हो पहले आप कुछ सिद्धांत बनाते हो, तो इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिट, यानी कि इकाई का सिद्धांत। इसमें इकाई जो प्रणाली है वो किसी का पार्ट ना होकर पूरी फुल यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ा रहे हो, यूनिट है ह्यूमन ब्लड का, यूनिट का नाम है ह्यूमन ब्लड, यानी कि हमारा मनुष्य का खून, रक्त। तो ऐसा नहीं है कि आप रक्त के पहले 2 प्रकार यूनिट 1 में पढ़ाओ और फिर सेकंड यूनिट में आप अलग दो। एक यूनिट अगर आप एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर करें। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि रुचि एवं उद्देश्य। बच्चों के उद्देश्य, बच्चों की इंटरेस्ट को, रुचि को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए यूनिट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट शो ना करे पढ़ते समय और वो इररेलेवेंट हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गतिशीलता। संगठन का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत यानी कि जो इकाई यूनिट, एक यूनिट में पूरा फुल प्लेज कवर अप होना चाहिए आपका सिलेबस, जो कंटेंट है, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों को फर्स्ट यूनिट के बाद थर्ड यूनिट में रिलेटेड टॉपिक पढ़ना पड़े। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड टॉपिक जो है आपके सिलेबस में शामिल होना है, तो आप उसको सेकेंड यूनिट में डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप गैप देके फोर्थ यूनिट में नहीं बता सकते। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि गतिशीलता। अगर आपको लगता है कि इस यूनिट में आपको स्कोप लगता है कि कुछ आप और एडिशन कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, आप एक्टिविटी भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाल केंद्रित, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव डन इट। प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन एंड और एक्सप्लोरेशन, अभिव्यक्ति का सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी कि बच्चे जो हैं इसमें खुद को एक्सप्लोर कर सकें पूरी तरह से। इसलिए आप देखोगे कि हर यूनिट के बाद बच्चों को एक्टिविटी दी जाती है, या फिर हर लेसन के बाद एंड पे बच्चों को एक्टिविटी दी जाती है। सो
ये सारे प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने होते हैं, तभी हम यूनिट प्लान कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव हेयर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो आपके उद्देश्य बनाए हैं आपने किसी भी यूनिट को प्लान करते समय इंग्लिश के, अगर आपने प्रोज का आप यूनिट बना रहे हो, पोइट्री का या फिर ग्रामर का बना रहे हो, तो जो आपने उद्देश्य टारगेट बनाए हैं कि इस उद्देश्य को ये यूनिट जो है वो कवर करेगी, वो आपको अचीव हो जाएंगे. यू विल गेट द आउटकम. नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट. इससे बच्चों का ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट होती है, यानी कि सर्वांगीण या ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. रिगार्डिंग द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए उनको फुल डेवलपमेंट मिलती है. मीन्स उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, वो उनके अंदर फ्लुएंसी आती है, न्यू वर्ड मीनिंग्स हर यूनिट में ईच टॉपिक में वो सीख रहे होते हैं, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ साइजेबल टॉपिक. और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो एक साइज़, प्रॉपर साइज़ को कर्टेल करके बनाए गए होते हैं. एक्सेलरेशन नहीं होता है. एक फिक्स टॉपिक को ध्यान में रखकर पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट में मेंशन किए जाते हैं. एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया जाता है. नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस. इसमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस, एग्जांपल्स कोट किए जाते हैं सो दैट बच्चे एक्टिविटी या फिर रियल एक्सपीरियंसेस एक्सपोजर के थ्रू सीखें. इंग्लिश लैंग्वेज में दे कैन रिसाइट अ पोएम, enact a play, और through teaching aid, flashcards, teacher can get them learn new vocabulary. नेक्स्ट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन. बच्चों से आप पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं. यूनिट प्लान में आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी आपने कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप एक्टिविटी मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ब्रॉडन इंटरेस्ट. बच्चों का इंटरेस्ट जब आप एक्टिविटी इन्वॉल्व करोगे यूनिट में, सो दैट बच्चों का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा. इंक्लूसिव एजुकेशन में हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा अकॉर्डिंग टू ओन इंटरेस्ट. ब्रॉडन इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज़ ब्रॉडन इंटरेस्ट मीन्स बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा. इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेगा इनेक्ट करने में, अपने जो उसकी कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट करेगा. प्रीवियस एक्सपीरियंसेस काफ़ी उसको हेल्प करेंगे जो उन्होंने पहले टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं या पहले यूनिट में उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो सेकेंड यूनिट में वो और अच्छे से एक्सपीरियंस को इन्हांस करेंगे और क्यूरियोसिटी उनके अंदर आएगी. फ्रीडम टू यूज़ लर्निंग मटेरियल. स्टूडेंट्स विल यूज़ न्यू मटेरियल और teacher can also use material. It can be blackboard, flashcard, charts, model, real object, real conversation, dialogues. इस तरह से इंग्लिश की क्लास में लैंग्वेज लेबॉर्ट्री का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स. ईच स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग विल बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स. जो इंग्लिश की जो किसी भी लैंग्वेज को सिखाने की जो स्किल्स हैं, 4 skills basically, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये इन्हांस होगी. एवरलास्टिंग इम्प्रेशन. इस तरह से जब सारी सेंसरी ऑर्गन्स, सारी स्किल्स का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चे का जो याद करने की जो क्षमता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए बच्चों के अंदर इम्प्रेस हो जाएगी. इम्प्रेशन उसके लाइफ लॉन्ग रहेंगे बच्चों के अंदर, कभी उनको नहीं भूलेंगे सेकेंड लैंग्वेज के जितने भी उन्होंने कुछ नया सीखा है. Conversation, direct speech, indirect speech, how to make a sentence, ये सब कुछ उनको throughout the life वो they will be able to use it. Significant contents, जो contents हैं वो irrelevant नहीं होंगे. That will be अगर प्रोज पढ़ा रहे हैं तो कुछ किसी की बायोग्राफी हो सकती है, कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है या फिर लेटर, ऐसे कुछ भी हो सकता है जो आपको एक आपकी जीके इन्हांस करें, आपको वर्ल्ड वाइड व्यू दे. नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लर्निंग. ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड हैं तो इसमें बच्चे एक्टिविटी करेंगे या फिर टीचिंग एड्स के थ्रू वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे. मिनिमाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा. लैंग्वेज लेबॉर्ट्री के थ्रू बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू इसमें स्टडी करेंगे, न्यू लैंग्वेज के न्यू वोकैबुलरी को अटेन करेंगे, प्राप्त करेंगे एंड एक्सपीरियंस करेंगे, स्पीच ऑर्गन्स पे वर्कआउट करेंगे. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन प्रोवाइड होगी, टीचर विल गिव देम मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी.
एंड मॉडिफाइज द बिहेवियर। इससे क्या होगा, बच्चे एट द एंड टीचर विल सी द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, स्पेशली रिगार्डिंग द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चे जो हैं वो अच्छे से इंग्लिश समझ पाएंगे, दे विल लिसन इट, दे विल बी एबल टू राइट about themselves or any topic. They will be able to read proper English with proper intonation, stress, rhythm, if it is poem. Next is fixed attention. They will get fixed attention towards learning English language. तो उनको पता होगा, they will be able to fix their target कि उनको क्या सीखना है, क्या उनमें कमियां हैं. So they will become attentive in the classroom. So these all are the advantages or merits of unit method. आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. Today we will discuss only this much, and in the next session or next class we will discuss about how you will make an English unit plan and what will be the steps for that. So today we discussed about unit plan, definition, meaning, types, steps, advantages, merits of unit method. आज हमने यूनिट इकाई योजना, उसका अर्थ, मतलब, उसकी परिभाषा, उसके विभिन्न चरण, उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसके विशेषताएं और गुण के बारे में जाना. आपको मैंने स्पेशली जो एडवांटेजेस और मेरिट्स, आपने एक ध्यान दिया होगा कि मैंने इस पर इंग्लिश लैंग्वेज को टारगेट किया है, क्योंकि मैंने ये बच्चों आपके हर सब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं यूनिट प्लान. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही यूनिट प्लान होता है. कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, SST हो, हर जगह आप यूनिट प्लान बना सकते हैं. इट्स अप टू यू. आपको एक्टिविटी दी जाएगी, आपको एक लेसन प्लान आपको यूनिट प्लान बनाना है. आप चाहें तो इंग्लिश पे बनाएं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम्पल लिया है. आप चाहें तो SST पे बनाएं, मैथमेटिक्स पे बनाएं. इट्स अप टू यू. कुछ आपको समझ नहीं आया, आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज कर सकते, पूछ सकते हैं.